नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। हमने एक क्लास पढ़ा है जिसमें ब्रिटिश इंडियन में हमने जब ब्रिटिश के शासनकाल में थे तो उसमें हमने जाना कि इंडियन एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस प्रकार से ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम इंडिपेंडेंस हो गए, हमको आज़ादी मिल गई, उसके बाद में हमारा एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से डेवलप्ड हुआ। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे जिस प्रकार के बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे CQP 03 से लेकर के CQP 07 तक, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। हम बात करेंगे, जल्द ही स्टार्ट करेंगे वीडियो को। जो लोग सब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि एक तरह से यह हिस्ट्री है। तो अगर आप पहले के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है समझने में, फिर आपको रटना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर ज़्यादा लग सकता है, बट आप इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं करके आएंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप कर ना पाएँ। तो मेरा मोटिव यही है। बाकी हम बहुत ही शार्ट में चलेंगे, बहुत ही जल्द, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जिसको हमें भी पता है। मैं भी ध्यान में रखकर इस बात को आपको पढ़ाऊंगा। टू द पॉइंट बात करेंगे, हम चलेंगे आगे। और चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर हमारे कमेंट कीजिए। हमें बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है। हमारे एफर्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिए। हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने बात कर थी कल सार्जेंट आयोग तक बात किया था, जो कि 1944 में आया था। उसकी बात हो चुकी थी। हमने बताया था कि सार्जेंट आयोग था क्या, तो वर्धा स्कीम का 2 कॉपी था। उसमें हमने वर्धा स्कीम के बारे में बात नहीं किया था। आज हम शुरुआत करेंगे, इंडियन से है तो वर्धा स्कीम एक तरह से बेसिक आधार माना जाता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, बुनियादी शिक्षा में। अगर बात करें वर्धा स्कीम को तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नई तालीम क्या है, या फिर पूछ लेता है बेसिक एजुकेशन क्या है, मतलब बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा के एम्स क्या थे, इसको लागू किसने किया था, इससे लाभ क्या हुए, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको नई तालीम कहा गया क्योंकि इसमें एक लाइन से हट करके, जो अभी तक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कहीं भी ऐसा नहीं था जिसमें कि सेंटर में चिल्ड्रेन हो। बात क्या हो रही थी, हम इंग्लिश में लैंग्वेज में शिक्षा देंगे। वो कह रहे थे कि हम अपने मिशनरीज को बढ़ावा देंगे। बट पहली बार जो बात हुई वर्धा स्कीम में, जो कि गांधी जी की फिलॉसफी थी, गांधी जी की शिक्षा कही जाती है या गांधीवादी शिक्षा कही जाती है। 1937 में गांधी जी ने इसके बारे में बताया। उनको ये शिक्षा पद्धति थी वो प्रयोगवाद पर आधारित थी। प्रयोगवाद आप लोग समझते होंगे, ये अमेरिका का एक दर्शन है प्रयोगवाद, जो कि यूटिलिटी की बात करता है। गांधी जी ने भी यही कही कि जो शिक्षा हो उसमें यूटिलिटी हो, शिक्षा ऐसी हो जो हमको हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब कि हम गरीब हैं तो हमें 2 वक्त की रोटी हमसे उनको देने वाली हो, इस प्रकार की शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। एक कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के निर्देशन में, जिसको बेसिक एजुकेशन के बारे में फार्मुलेट करना था, जिसको बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा के बारे में बताना था। तो ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष थे। इस कमेटी का नाम क्या था, तो इस कमेटी का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी, जो कि किसके लिए बनाई गई थी, तो बेसिक एजुकेशन, भारत के बेसिक एजुकेशन के लिए बनाई गई थी, बुनियादी शिक्षा के लिए बनाई गई थी। इन्होंने रिकमेंड क्या दिया, अगर वर्धा स्कीम की बात करेंगे तो गांधी की विचारधारा से प्रभावित थी या गांधी जी की विचार से इसको बनाया गया था। ये गांधीयन फिलॉसफी थी। और अगर प्रश्न बनता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके एम्स पूछता है तो एम्स इसके क्या थे, ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू बी प्रोवाइड फॉर 7 years एट नेशनल वाइड स्केल।
ये बात क्या करता है कि 7 वर्ष से, जो 6 वर्ष और 7 वर्ष था, तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों को या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात ये करती है। गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चे हैं उनको हम उद्योगिकरण करेंगे, एक स्किल प्रोवाइड कराएंगे, तो उनकी आयु जो है वो 7 ईयर उन्होंने मानी थी कि अच्छा समय क्या होगा, 7 साल होगा, 7 साल होगा। तो इसलिए 7 से 14 ईयर के लिए उन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदर टंग में हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, भाषा जो होगी इसकी, जो लैंग्वेज होगा वो कौन सी होगी, मातृभाषा होगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा अपने संस्कृति को जानता है, उसको अपनापन फील होगा। इसलिए जो शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए वो केवल और केवल मातृभाषा होनी चाहिए। और इसमें जो बात की गई थी वो प्रोडक्टिविटी की बात की गई थी, उत्पादक की बात की गई थी। गांधी जी ने बताया था कि ऐसी शिक्षा दें जिसके द्वारा हम उत्पादन कर सकें या उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। तो बच्चे जो होंगे वो स्किल सीखेंगे, और स्किल हस्तकला जिसको कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, इसकी बात की गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हैंडीक्राफ्ट की स्कीम के बारे में कोई पूछता है तो आप बिना सोचे बुनियादी स्कीम, नई तालीम या वर्धा स्कीम को आप टिक कर देंगे। तो ये बात हुई। इसमें बात क्या थी, स्किल एक सिखाना की बात की गई थी, वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण को जोड़ देना। यहाँ पर आप देखिए फिगर में ये बच्चे कुछ बना रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे बनाएंगे उन सामानों को स्कूल्स में बेच दिया जाएगा, उससे जो पैसे आएंगे वो वेतन दिए जाएंगे शिक्षकों को, और जो बच्चे जाएंगे रुपए, जो पैसे बच जाएंगे उनसे हम नए स्कूल्स खोलेंगे, और नई जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं स्कूल्स में हम उनकी सेटअप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए वर्धा स्कीम जानी जाती है। ये इतनी चीज़ें वर्धा स्कीम थी, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि टीचर्स डे जिनके उपलक्ष्य में जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके चेयरमैन होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह कमीशन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पहला एजुकेशन कमीशन है हमारे आज़ाद भारत का। तो अगर प्रश्न बनता है कि आज़ादी के बाद का पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा था, तो आप बताएंगे क्या, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो वही क्या है, पहला एजुकेशन कमीशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो ये बात, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न ये है कि पहला एजुकेशन कमीशन अगर बात करें, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड में हो चाहे इंडियन पीरियड में हो, तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कब बना था? शिक्षा पर शोध करने के लिए या शिक्षा पद्धतियों में सुधार के लिए पहला एजुकेशन कमीशन कब बनाया गया था? अगर आप उस कमीशन का नाम लेंगे, नाम बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में केवल यही बता देंगे कि प्रश्न आप सुन लीजिए, भारत में पहला एजुकेशन कमीशन कब बना, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब हम बात करेंगे इसके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये आखिर एजुकेशन कमीशन, इसका एम क्या था, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कमीशन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को की जांच करने के लिए और अपने सजेशंस देने के लिए कि क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, और हम किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के जो शिक्षा पद्धति हैं, एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस हैं, इन सभी के बारे में जो कमियां आ रही हैं, वोकेशनलाइजेशन की बात जो हो रही है, इन सब में हम किस प्रकार से सुधार लाएंगे, इसके लिए ये कमीशन गठन किया गया था। कमीशन आया कब था? 1948-49 में कमीशन आया था। और ये कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है इस कमीशन को, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरपर्सन थे। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ चलते हैं आगे, जिसको हम मानते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसको कहते क्या है? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाने वाला ये है। ये बहुत ही मुख्य तरीके से इसको लॉन्च किया गया भारतीय सरकार द्वारा, और
इसमें लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे, उप कुलपति थे, उनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया और इसको 23 सितंबर 1952 को सेटअप किया गया था और इन्होंने 1953 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसलिए ये कमीशन कब आया? 1952-53 में। अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। इन्होंने 11 और 12वीं की शिक्षा को अलग अलग किया था, पहली बार, इसकी ध्यान आप रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इन्होंने वकालत की और उन्होंने प्रॉब्लम्स जो सेकेंडरी एजुकेशन में थे, माध्यमिक शिक्षा में थे, उसको इन्होंने हाईलाइट किया और किस प्रकार से उनमें सुधार किए जा सकते हैं माध्यमिक शिक्षा में, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिए, अपने रिकमेंडेशंस दिए। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कहीं आए कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो वहाँ पर मुदालियर आयोग आपका टिक देना होगा। मुदालियर आयोग का गठन मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए या माध्यमिक शिक्षा में सुझाव देने के लिए या माध्यमिक शिक्षा में कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुझाई थी। इन्होंने कहा था कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स को हम इस्टेब्लिश करेंगे, हम निर्माण करेंगे, जो कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स होंगे, बहुउद्देशीय स्कूल होंगे, जिसमें एक तरफ तो हम एकेडमिक सेशन चलाएंगे, शैक्षिक सत्र जिसमें हम कहते हैं शैक्षिक सत्र चलेगा, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि दूसरा क्या इन्होंने कहा, व्यवसायीकरण या तकनीकी को हम जोड़ देंगे। तो एक तो व्यवसाय हो गया और दूसरा क्या हो गया, शैक्षिक जो एकेडमिक सेशन होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स को इस्टेब्लिश किए जिसमें बच्चे शैक्षिक रूप से भी तैयार हों और एक स्किल सीखें जो कि व्यवसाय के रूप में भी होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना है। मल्टीपर्पज़ स्कूल्स की अगर बात करें तो मुदालियर आयोग सेकेंडरी कमीशन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, उनको दूर करने के लिए, सुझाव के लिए भी मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके कौन थे? चेयरमैन थे। अब हम बात करेंगे कोठारी कमीशन, जो कि शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किया। पूरे नेशनल रूप में, राष्ट्रीय रूप में अगर किसी ने शिक्षा के बारे में बताया है तो दौलत सिंह कोठारी जी थे। ये आप इनको देख पा रहे होंगे। इन्होंने इन्हीं के निर्देशन में ये सदस्य बहुत सारे लोगों की एक टीम गठित की गई थी जिसको कोठारी कमीशन कहा गया। 1964 में शिक्षा आयोग के द्वारा इसको गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1964 और 66 में। और इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को नेशनल लेवल पर देखा। पहली बार ऐसी एक आयोग था जिसने नेशनल पैटर्न की बात की है। तो नेशनल पैटर्न की अगर बात की, अगर प्रश्न बनता है कभी कि पहली बार ऐसा कौन सा आयोग था जिसने शिक्षा में नेशनल पैटर्न या राष्ट्रीयकरण की बात की या राष्ट्रीय आवश्यकताओं की बात की, तो कोठारी आयोग हो जाएगा। इन्होंने ही 10+2+3 ईयर का जो पैटर्न था वो इन्होंने ही सुझाया था। इसके पहले सब 10+2+3 ईयर का पैटर्न नहीं होता था, हम भटक रहे थे। कोई कह रहा था कि इंटर में जो 11वीं और 12वीं की शिक्षा है वो कोई कह रहा था कि साथ में दीजिए, कोई कह रहा था 11वीं की शिक्षा हम उच्च माध्यमिक में पूर्ण करेंगे और 12वीं की शिक्षा को हम यूनिवर्सिटी में जोड़ लेंगे। तो 12वीं की शिक्षा और 11वीं की शिक्षा में बहुत ही विभेद था इसके पहले। तो पहली बार जो एजुकेशन में पैटर्न आया 10+2+3 का जो पैटर्न था, ये किसने दिया? तो दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, कोठारी कमीशन ने दिया। एक प्रश्न आप यहाँ नोट कीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में जो एजुकेशन का पैटर्न है वो क्या है, क्या सुझाया गया है। तो आपको बताना है NEP 2020 में जो एजुकेशन का पैटर्न है वो क्या है, एजुकेशन पैटर्न क्या बताया गया है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दो चीज़ें आपको बतानी है, भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, और दूसरी चीज़ें बतानी है आपको नई शिक्षा नीति 2020 में एजुकेशन का स्वरूप कौन सा बताया गया, शैक्षिक स्वरूप क्या होगा।
NEP 2020 में। NEP 1986 में भी यही स्वरूप लागू किया गया था, लेकिन पहली बार जो 10+2+3 की बात की वो दौलत सिंह कोठारी कमीशन में किया गया। इन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप की बात की थी, ये स्वरूप हो गया। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की। 3 लैंग्वेज फार्मूला या भाषा विवाद जो था वो यहाँ पर से उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वो 3 लैंग्वेज में होगा। पहली लैंग्वेज क्या होगी? प्रादेशिक भाषा होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी। और दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? जो मातृभाषा होगी, पहली लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगा? मदर टंग। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? प्रादेशिक भाषा। और तीसरी लैंग्वेज क्या होगी? एक मिनट, तीसरी लैंग्वेज की बात की तो तीसरी लैंग्वेज की इन्होंने बात किया था। तीसरी लैंग्वेज में बताया कि या तो अंग्रेजी या तो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तीसरी लैंग्वेज क्या थी? अंग्रेजी, अदर मॉडर्न लैंग्वेज, जैसे कि संस्कृत ले सकते हो, मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये हमारे कोठारी साहब के सारे रिकमेंडेशन थे। और इन्होंने एक बात कही कॉमन स्कूल सिस्टम्स की। कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब कि जहाँ पर बिना किसी जाति के, बिना किसी लिंग के, बिना किसी आधार के, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड का हो, चाहे शहरी का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको कॉमन स्कूल सिस्टम में सभी के साथ पढ़ाया जाएगा। कहीं भी कोई भी भेदभाव जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ना किया जाए। तो कॉमन स्कूल सिस्टम्स की अगर बात आए, क्वेश्चन आए, तो ये ध्यान रखना कोठारी कमीशन। और वोकेशनलाइजेशन की बात की, अगर व्यवसायीकरण की बात की जाए तो सबसे अगर सटीक माना जाएगा तो गांधी एजुकेशन वर्धा कमीशन पूरा फ्लॉप था, उसको कभी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन व्यवसायीकरण की बात कोठारी आयोग में भी बताया गया था। तो व्यवसायीकरण, कॉमन स्कूल सिस्टम, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 10+2+3 का एग्जाम पैटर्न और नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन की जो बात हुई वो कोठारी कमीशन के मुख्य रिकमेंडेशन थे। इसके बाद में हम जानेंगे NCERT की जो स्थापना होती है। प्रश्न बन जाता है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है और NCERT के उद्देश्य क्या थे, NCERT की स्थापना कब हुई थी, और इसका जो लोगो है विद्या अमृतमश्नुते, ये पूछ लेता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फुल फॉर्म होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोगों को पता होगा। यह एक एटोनॉमस बॉडी है जो कि भारतीय सरकार द्वारा 1961 में शिक्षा में एडवाइस देने के लिए केंद्रीय रूप से स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम को, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक एजुकेशन कमीशन का जो गठन किया गया वो NCERT है। इसको 1961 में सेटअप किया गया था। ये एक प्रकार की ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब कि इसका सरकार में दखलंदाजी नहीं होता है, सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, ये खुद की बात ही है, स्वायत्त बॉडी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेशनल एजुकेशन जो NCERT का ये लोगो है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे। हम आपको जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग सिनेरियो से रिलेटेड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको 10 दिन पहले एग्ज़ाम से हम थ्योरी क्लासेस करा देंगे। एग्ज़ाम के बाद के नियर अबाउट, जैसे कि आपका एग्ज़ाम मान लो 7 या 8 जून को पड़ता है, तो मैं आप इन सभी के क्लासेस आपको 1 जून तक ख़त्म कर दूंगा। 1 जून के बाद में आपकी कोई भी थ्योरी क्लास नहीं चलेगी, और जितनी भी थ्योरी क्लासेस चल जाएंगी उतनी आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होंगे। आप देखेंगे उससे कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे इसके आगे, जो कमीशन आया वो क्या था। नेशनल एजुकेशन कमीशन के बाद में जो कोठारी आयोग के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। एक इसके पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी लाती हैं, जो कि 1968 में आता है।
बट उसकी मुख्य रूप से कहीं भी एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। ये द्वितीय शिक्षा नीति एक तरीके से है, लेकिन पहली मैग्ना कार्टा ये भी बताया जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को बताया गया था, आप जानते होंगे, पढ़ाया भी था हमने, बताया भी था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो पॉलिसी थी, इसको किसने लॉन्च कराया? तो राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, और उन्होंने ही इस एजुकेशन कमीशन की बात की थी जब उन्होंने 1985 में अपने उद्घोषणा संभाषण राष्ट्र के नाम एक संभाषण दिया। तो उन्होंने शिक्षा पद्धति के पूरे बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जो भारत में शिक्षा का क्रम है, शिक्षा का जो विकास किया गया है, वो ना तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है, ना तो नागरिकों को उच्च शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, ना तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और जो शिक्षा है वो क्रॉस रोड्स पर है। तो इस चीज़ों की बात कही, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब संसद में रखा गया तो इसको लोकसभा में 8 मई 1986 को और इसके 5 दिन बाद 13 मई 1986 को राज्यसभा में पास कर दिया गया और नई शिक्षा नीति बना दी गई। नई शिक्षा नीति को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नई शिक्षा नीति को कितने भागों में? ये एक तरीके से लगभग 1000 से अधिक पेजों का एक श्रृंखलाबद्ध डॉक्यूमेंट है, जिसमें 12 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और प्रत्येक पार्ट में एक एक भाग है। जैसे पहला पार्ट है तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, दूसरे पार्ट में जैसे कि एजुकेशन का एम बताया गया है, तीसरे पार्ट में एजुकेशन का पैटर्न बताया गया है, चौथे पार्ट में जो शिक्षा होगी उसमें किस प्रकार से दी जाएगी, जो कि कार्यक्रम होंगे, फंक्शंस होंगे, उनको बताए गए हैं। ऐसे ही सबको बताया गया है। 12वें पार्ट में इसका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये बताया गया है। पार्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सी जानकारी अगर ले लेंगे तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब इसमें जो मेन फीचर्स थे या इसके जो उद्देश्य थे उसको आप जान लीजिए। इसमें बताया गया एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। बात इसमें क्या किया गया कि शिक्षा जो है वो भविष्य के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी स्किल्स अडॉप्ट करेंगे, तो आप जो पैसे जो धन इस शिक्षा पद्धति में लगाएंगे, अपनी शिक्षा में लगाएंगे, अपनी एजुकेशन में लगाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा बाद में बेनिफिट देगा। इसलिए एजुकेशन को इन्होंने माना एक एज इन्वेस्टमेंट। दूसरी इनकी क्वालिटी क्या है, इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात यहाँ पर आती है, जो कि अनौपचारिक शिक्षा है। अभी तक अनौपचारिक शिक्षा की कहीं भी बात नहीं की गई थी, पहली बार नॉन फॉर्मल एजुकेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। इसमें बताया जाता है कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। संसाधनों के अभाव में नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं किन्हीं कारणों से, चाहे वो घर में कमी है किसी संसाधन की, रुपए की, या फिर उनके पास समय नहीं है कि वो आकर के 8 से 4 बजे तक क्लास करें, उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होगा, एक वरदान साबित होगा। उसके बाद में पेस सेटिंग स्कूल्स की बात की गई। ये है क्या, तो ऐसे अचीवर्स जो कि रूरल क्षेत्र में टैलेंटेड हैं और उनको क्या है आगे बढ़ने का जो मौका दिया जाएगा, वो पेस सेटिंग स्कूल्स को बढ़ा करके गति प्रदान किया जाएगा। जैसे कि इसका अर्थ क्या हुआ आप समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा 5 में पढ़ रहा है और वो इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, तो उसको ज़रूरी थोड़ी ना है कि 5 में आप 1 साल तक पूरा वार्षिक वर्ष के लिए पढ़ाएं ही। इसमें बात किया गया कि अगर वो 5 की सारी चीज़ें जो करिकुलम में है उसको पढ़ ले रहा है, तो हम उसी को उसी साल में एग्ज़ाम लेके क्यों ना 6 में भेज दें। तो पेस सेटिंग स्कूल्स की स्थापना की जाएगी, जिसका परिणाम क्या हुआ, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। पिछली बार नवोदय विद्यालय से प्रश्न आया है साइंस के, BHU BEd साइंस के पेपर में आप देख पाएंगे। हमने पूरे स्कीम्स कराए थे, उसमें ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, NCERT सब कुछ बता रखा था। आप देख लीजिए प्लेलिस्ट।
हमारे उसी प्लेलिस्ट 2 क्लास थ्योरी की हुई थी, जिसमें तो बीएड के तो प्रश्न आए ही आए हैं, एमएड एग्जाम में भी प्रश्न हमारे उस प्लेलिस्ट से आए हैं। केवल और केवल 2 थ्योरी क्लास हमने ली थी। तो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। आपको बहुत कम वीडियोज यहाँ से मिलती हैं, पर जितनी भी वीडियोज मिलेंगी आपको क्वालिटेटिव रहेंगी और आपको वहाँ से प्रश्न हमेशा मिलते हैं। तो पेज सेटिंग स्कूल्स की बात की गई। फिर इन्होंने क्या कहा, डाइट जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, इनको स्थापित करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, डाइट की स्थापना करेंगे, जो कि टीचर एजुकेशन का जिम्मेदारी लेगा प्रत्येक ज़िले पर। और इससे क्या होगा कि टीचर एजुकेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छे टीचर तैयार हो सकेंगे। इन्होंने बताया डी लिंकिंग ऑफ जॉब्स फ्रॉम डिग्रीज, ऐसी डिग्रीज को कोई भी संस्था या जॉब देने वाली कंपनियां नहीं मांगेंगी जिनका कि उनके उपयोग नहीं है। जैसे कि आप अगर 10th लेवल पर कोई एजुकेशन से जॉब मिल रही है, एलिजिबिलिटी है, तो आपको केवल 10 तक की ही डिग्री देनी है, ना कि आपको एमए की डिग्री वहाँ पर लगानी है या पीजी की डिग्री लगानी है। आप नौकरी मांग दे रहे हैं 10 की और डिग्री मांग रहे हैं पीजी की, तो यहाँ पर बात की गई डी लिंकिंग, जो डिग्रियाँ हैं वो जॉब से डी लिंक कर दी जाए, उनका संबंध व्यवसाय से नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एनपीई 1986 के मेन फीचर्स थे, हमने आपको इनको कवर करा दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके जो ऑपरेशन चलाए गए। एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की इसमें बात की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अंडरटेकन थ्रू आउट द कंट्री एज द पार्ट ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। एजुकेशन में ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक प्रकार का ऑपरेशन था, एक प्रकार की मुहिम थी, जो कि विद्यालयों में, खासकर किसमें, प्राइमरी में, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में साधन मुहैया कराने के लिए, इसको साधनों को उपलब्ध कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये मत समझिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। जी नहीं, ब्लैक बोर्ड तो संसाधन है ही, तो केवल ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करना इसका मतलब नहीं था। प्राइमरी स्कूल में 2 बड़े कमरे इसमें बताए गए थे, 2 लार्ज रूम्स, 2 जो हैं बड़े कमरे प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके साथ में मैप्स होंगे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, 2 बड़े कमरे होंगे जहां पर बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा सके, और बहुत सी सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि ब्लैक बोर्ड होगा, बैठने के लिए सीट्स होंगी, और ये किस लेवल में होगी, तो प्राथमिक स्तर पर होगी। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना के तहत, किस पॉलिसी के तहत, तो 1986 की पॉलिसी की ही ये स्कीम है, उसी के अंडर ये काम ऑपरेशन चलाया गया था। एक बात की गई पेज सेटिंग स्कूल के साथ नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय से प्रश्न बनता है, इसलिए नवोदय विद्यालय भी आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश यहाँ किया जाएगा, तो प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि बताया गया था कि हम 7वीं पंचवर्षीय योजना, प्रत्येक विद्यालय के 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा हम इसको स्थापित करेंगे प्रत्येक विद्यालय में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, कैटरिंग टू द कैटेगरी ऑफ हाई अचीवर्स, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम नवोदय विद्यालयों की स्थापना करेंगे। नवोदय विद्यालयों को स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो रूरल एरियाज में, हम ग्रामीण विद्यालयों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आप जानते होंगे नवोदय विद्यालय का फुल फॉर्म क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका क्या है, नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसको स्थापित किया गया था। लगभग ये स्थापित कब हुए थे, तो 1987 के आसपास में इनको स्थापित करना स्टार्ट कर दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई थी। इकोनॉमिक्स वाले ध्यान रखेंगे, जो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से देंगे, उनमें पंचवर्षीय योजना में कई बार हमने देखा है
ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी समिति किस पंचवर्षीय योजना में आई, कौन सा कार्य किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवोदय विद्यालयों की स्थापित्व की बात की गई है। इनकी लोकेशन क्या होगी, तो रूरल एरियाज में ये सेटअप किए जाएंगे और इनको किनके लिए बनाया जाएगा, तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए जो कि रूरल एरियाज में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि हाई अचीवर्स स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, 75% रिजर्वेशन यहाँ पर होगा SC एंड ST के बच्चों के लिए। इसमें शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो पहली भाषा होगी मदर टंग और दूसरी भाषा हिंदी अथवा लैंग्वेज होगी, हिंदी अथवा इंग्लिश होगी, पहली भाषा मदर टंग होगी। तो इतनी चीज़ें थी। यहाँ पर इनका लोगो देख पा रहे होंगे, लोगों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बन जाते हैं लोगों से। तो हमने 1986 तक की स्कीम्स को पढ़ लिया है, नवोदय विद्यालय को पढ़ लिया, ब्लैक बोर्ड स्कीम पढ़ लिया, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन और वर्धा कमीशन को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आपको बता दे रहा हूँ, आगे की क्लासेस में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, RTE एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे, NPE 2020 में जो मेन फीचर्स थे उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपके 3 क्लास में हम इसको डिस्कस कर दिए, जो कि 1600 लेकर के हम 2020 तक की बात कर देंगे 3 क्लास में। अब आप सोचिए कि आधा घंटे की क्लास में आपको इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करना और अच्छी नॉलेज देना जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न में आए, इतनी मेहनत अगर कोई कर रहा है तो आप सभी का भी ये दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो चैनल है सभी तक पहुंचे और सब लोग इससे लाभ उठा पाएँ। क्योंकि जितनी एफर्ट एक लोग देखेगा, उतने ही इसमें जब ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे तब भी हमारी उतनी ही मेहनत लगेगी। तो आप सभी से ये अनुग्रह है, ये विनम्र निवेदन है कि इसको शेयर करें सभी तक और सभी तक पहुंचाएं। और हम अगली क्लास में मिलते हैं, कल ही अगली क्लास होगी उसकी भी, तो कल हम उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, रेडी रहिएगा कल के लिए। और हमारे जो 2 प्रश्न हैं उनको आपको ज़रूर बताना है। पहला प्रश्न, भारत में शिक्षा का प्रथम आयोग कब आया था, और दूसरा प्रश्न, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप क्या बताया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।